नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित नाटक जादू का कालीन का प्रथम अंक के सारांश बताने वाली हूँ। जादू का कालीन एक सामाजिक नाटक है जिसे हम लोग समस्या प्रधान नाटक भी कह सकते हैं, कारण इसमें दर्शाए गए समस्याएं ऐसे हैं। संतो, कम्मो, लक्की, केशो, लाकन, बरकू छोटे लड़के के पात्र द्वारा बाल मजदूर की समस्या, रमैये केशो का बाप, दादी, रमैये की पत्नी, केशो की मां के पात्र द्वारा गरीबीपन और अनपढ़ समाज का दर्शन, संतो, कम्मो, लक्की पात्र द्वारा बाल विवाह की समस्या, मालिक के पात्र द्वारा पूंजीवादी का दर्शन, दलाल 1, दलाल 2, सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, लेबर ऑफिसर, कलेक्टर, लड़के का बाप के पात्र द्वारा भ्रष्टाचार का चित्रण, वन या अरण्य नाश से होने वाले दुष्परिणाम आदि अंशों से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत नाटक समस्या प्रधान नाटक है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पुरुष पात्र है रमई और केशो का बाप। स्त्री पात्र है रमई की पत्नी, रमई की मां, केशो की मां। मुख्य पात्र के अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं संतो, रमई की बेटी, केशो संतो का मित्र, लाकन केशो का मित्र। इसके अलावा नाटक में आने वाले गौण पात्र है दलाल 1, दलाल 2, सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, कलेक्टर, मालिक, समाज सेविका, पत्रकार, ड्राइवर, तीसरा गांव वाला, कम्मो, लक्की, बरखो, छोटा लड़का आदि। नाटक में बच्चे 7 है, 3 लड़कियां और 4 लड़के। बच्चों का उम्र 11 से 12 साल है। नाटक की शुरुआत गांव के एक छोटे से घर में शुरू होती है, जहां पर रमई, उसकी बीवी, उसकी मां और उसकी बेटी संतो रहते हैं। गांव में अकाल पड़ने के कारण गरीबीपन और भूख से सभी लोग मर रहे होते हैं। रमई की पत्नी कहती है कि इस बार अगर सरकार सड़क बनाने की योजना करेगी तो सड़क बनाने का काम इन लोगों को मिलेगा, तो थोड़ा उन पैसों से पेट पाल सकते हैं। पर रमई कहता है कि इस बार सड़क नहीं बनने वाली है, तो उन लोगों को काम ढूंढने दूसरे शहर या गांव में जाना अनिवार्य है। तब दोनों भी विचार करते हैं कि वैसे तो जंगल में जाकर लकड़ियां काटने के लिए इन लोगों को मौका नहीं है, तो संतो जाकर लकड़ियां लाएगी तो उन लकड़ियों को बेचकर वे लोग उन पैसों से अपना भूख मिटा सकते हैं। पर संतो जंगल जाने के लिए डरती है। तब संतो को मनाना अनिवार्य हो जाता है, तो दानी संतो को मनाने का प्रयास करती है और बताती है कि अरण्य जाना या जंगल में जाना बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फूल फल खिले रहते हैं, स्वच्छ हवा पानी रहता है, तो वहां पे जाकर लकड़ियां लाना बहुत अच्छा है। तब रमैया और उसकी बीवी कहते हैं कि इतने सारे लकड़ियां तो आसान से नहीं मिलेगी, कारण जंगल के आधा हिस्से तो ठेकेदार लूट के ले गए हैं और उन लकड़ियों का कारखाना भी बना हुआ है, और ऊपर से सरकार ने आदेश किया है कि लकड़ियां काटना अपराध है। तो अगर ये लोग जाके लकड़ियां लाएंगे या काटेंगे तो उन लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा या उस अपराध की सजा मारपीट खानी पड़ेगी। इसीलिए दोनों भी योजना करते हैं कि बच्ची को बेचेंगे। संतो बिना मन के जंगल जाती है और वहां से मारपीट खा के वापिस आती है। संतो का वापिस आने के बाद घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आगे की जिंदगी कैसे काटे। उसी समय गांव में 2 दलाल लोगों का प्रवेश होता है। वो लोग गांव वालों को मनाते हैं कि उनका मालिक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सारा दान धर्म कर चुका है और अब वह बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सहायता करना चाहता है। अपने कालीन कारखाने में बच्चों को काम देना चाहता है, वो भी मुफ्त में खाना, रहने के लिए जगह, साथ में काम के हिसाब से पैसा मिल ही जाएगा। बच्चों के माता पिता सोचते हैं कि बच्चे यहाँ पे रह के भूखे मरने से अच्छा है कि उन लोगों का भविष्य बनेगा, उन लोगों के लिए काम मिल जाएगी, तो घर के लिए भी थोड़ा पैसा आ जाएगा, अपने बच्चे खा पी सकते हैं।
तो इसलिए गांव वाले अनपढ़ होने के कारण दलालों की बात में आकर बच्चों को उनके साथ भेजने की तैयारी करते हैं। केशव को 100 रुपए में भेज दिया जाता है और संतों को 90 में, दूसरे बच्चों को भी भेज देते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि दलाल लोग समाज सेवक है और उनके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, पर उनको पता नहीं कि वो कारखाने में ले जाने वाले दलाल हैं। बच्चों की उंगलियां देखकर कहता है कि जितनी पतली उंगलियां उतना बड़ा घाट, जितनी बड़ी घाट उतने अच्छे कालीन, जितने अच्छे कालीन उतने अच्छे डॉलर्स। कहकर बच्चों को फुसला कर दलाल बच्चों के हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। यहाँ पर प्रथम अंक के प्रथम दृश्य की समाप्ति होती है। दूसरा दृश्य 3 महीने बाद कालीन कारखाने के शेड में शुरू होती है, जहां पर बच्चों को मशीन के जैसे काम करवाया जा रहा है और उनके पीछे 2 सुपरवाइजर को भी लगा दिया है। वे लोग छड़ी लेकर बच्चों को डरा कर मार पीट कर काम करवा रहे हैं। मालिक का प्रवेश होता है। मालिक 2 सुपरवाइजरों से कहता है कि बाल मजदूरों के बारे में जानकारी लेने कुछ लोग आ रहे हैं। उनमें से एक समाज सेविका और पत्रकार भी है। तो हमारे जो बाल कार्मिक है या बाल मजदूर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को छुपाना अनिवार्य है, कारण बाल मजदूरी अपराध है और एक दिन बच्चों को काम से छुटकारा भी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आज ही ओवरटाइम करवा के बच्चों से काम लेना है। मालिक के इशारे से सुपरवाइजर्स बच्चों के हाथ से जल्दी जल्दी काम करवाते हैं। बच्चे भी सुपरवाइजर से डर के जल्दी काम खत्म कर देते हैं। बच्चे थके हुए होते हैं पर उनका सपना नहीं। बच्चे अपने बनाए हुए कारपेट के साथ एक सपना देखते हैं। कालीन जो है वह उड़ने वाला कालीन है, जैसे कि अलाउद्दीन के पास था। उसी जैसे इस कारपेट के ऊपर या कालीन के ऊपर अगर बच्चे बैठेंगे तो ये जो कालीन है वह बच्चों को जहां चाहिए वहां लेके जाएगा और बच्चे चाहते हैं कि वे लोग अपने गांव जाएं और वहां पे मौज मस्ती करें। उस तरह का सपना देखते हैं। उस समाज सेविका, पत्रकार, लेबर ऑफिसर बाल मजदूरों के बारे में जानकारी लेने फैक्ट्री पहुंचते हैं या शेड में पहुंचते हैं। लेबर ऑफिसर रिश्वत लिया हुआ होता है, इसलिए मालिक को सपोर्ट कर रहा था, पर समाज सेविका और पत्रकार को कहीं से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे बाल मजदूर काम करते हैं। उसी जानकारी को वो लोग लेकर यहाँ पे बाल मजदूरों को छुटकारा दिलाने आए हैं। शेड के एक गोडाउन में बच्चों को छुपा दिया गया है। वहां पे सुपरवाइजर बच्चों को बताता है कि वो ये जो लोग आएंगे या आए हैं वे लोग पुलिस वाले हैं और वे लोग चाहते हैं कि बाल मजदूर कितने हैं। स्कूल जाने के समय में ये लोग काम करने आए हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल छुड़वा कर काम पे भेजने वाले माता पिता को अरेस्ट कर देंगे और उनको पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए माता पिता को अगर बचाना है तो पुलिस के हाथ में नहीं लगनी है। बच्चे सुपरवाइजर की बात में हाँ मानते हैं और सोचते हैं कि सच्ची में इन लोगों के हाथ में नहीं लगनी है। तो सुपरवाइजर आगे भी बताता है कि एकदम चुपचाप रहना है उन लोगों को जाने तक। ऐसे ही बच्चे बैठते हैं। सुपरवाइजर का जाने के बाद लाकन सभी बच्चों को समझाता है कि जो लोग आए हैं वो पुलिस वाले नहीं है, इन लोगों को कारखाने से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए एक योजना बनाएंगे कि जैसे ही वो लोग आएंगे सभी बच्चे एकजुट होकर शोर मचाएंगे और बताएं कि प्रयास करेंगे कि ये लोग यहाँ पे बंदी है। जैसे ही बच्चों की आवाज सुनेंगे वे लोग ऊपर आएंगे और इन लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। लाकन के इशारे जैसे ही सभी बच्चे एकजुट होकर सही समय पर शोर करना शुरू करते हैं। समाज सेविका और पत्रकार को पता चल जाता है कि बच्चों को कहीं छुपा दिया गया है। वो लोग बच्चों को छुपाया हुए जगह पे आते हैं। मालिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है। बच्चों को कारखाने से मुक्त, बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके घर या परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर प्रथम अंक के दूसरे दृश्य की सारांश समाप्ति होती है। नाटक के अंतर्गत आने वाले और कुछ अंश ऐसे हैं। संतों को जंगल जाना पसंद नहीं था, फिर भी उसकी पारिवारिक स्थिति उसे जंगल जाने में मना लेती है। शो संतों आदि बच्चे अपने खेलने के समय पर काम करने के लिए आते हैं। उनकी बाल्य अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा है।
लाखन शारीरिक रूप से तो हट्टा कट्टा है, देखने में रुष्ट पुष्ट है। उसको लगता है कि कभी एक दिन सभी को मारकर उस कारखाने से भाग जाए, पर उसकी आशा आकांक्षा ऐसे ही रह जाती है। नाटक में बच्चे काल्पनिक भावना को अपनाते हैं, कालीन पर बैठकर उड़ने का अभिनय करते हैं, बाल्य सहज गुण खेलना कूदने का कल्पना करते हैं। बाल मजदूरों को गांव से लेकर आया जाता है, कारण बाल मजदूरों की मजदूरी कम रहती है। अनपढ़ बाल मजदूरों को अपने अधिकार के बारे में पता न होने के कारण उन लोगों को विवादी आसान से अपना शासन उन पर जमा सकता है। अनपढ़ बाल मजदूरों को उनके अधिकार के बारे में पता न चलने के कारण आसान से पूंजीवादी अपना शासन उन पर कर सकते हैं। बाल मजदूर पूंजीवादियों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो भी उनकी आवाज को दबा दिया जा सकता है। बाल मजदूरों द्वारा ओवर टाइम काम करवा सकते हैं। बाल मजदूरों को काम करवाते समय ज्यादातर सूर्य प्रकाश के समय को ही निर्धारित किया जा सकता है। हाथ से बने उत्पन्नों का मांग राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा है, इसलिए कम दाम में बच्चों के हाथ से काम करवाकर ज्यादा रुपयों के लिए उत्पादन भेजी जाती है। बाल मजदूरों को खाना पीना ठीक से नहीं दिया जाता है। बाल मजदूरों से काम करवाते समय उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि वे लोग खेलने के समय पे काम करने आते हैं तो उनकी शारीरिक स्थिति गंभीर हो सकती है, उसी जैसे मालिक का दबाव ज्यादा होने से उनकी मानसिक स्थिति भी दुर्बल हो सकती है। बच्चों के हाथ से कम दाम देकर बनाने वाले कालीन की दाम डॉलर से तुला जाता है और बच्चों के लिए कम दाम दिया जाता है। पूंजीवादी इस व्यापार में अमीर होता जाता है। बाल मजदूर काम करते करते अपना बाल्य खोने के साथ साथ शोषण को भी सहता है। प्रस्तुत नाटक द्वारा बाल मजदूरों की शोचनीय स्थिति का यथार्थ दर्शन हमें मिलता है। आजकल भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में बाल मजदूर है, उनको उनके अधिकार के बारे में पता नहीं है, उनको अपने जीवन की जिम्मेदारी या कार को पाने में पीछे हटा रही है। तो हम लोगों को उस तरह के बाल मजदूरों के प्रति स्नेह रखनी है, साथ में उन लोगों को हो सके तो मदद करनी है। धन्यवाद।